हेलो सुमित सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो दिव्या जी? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेल, ये जो आपने अभी आइडिया दिया ना मुझे कि एक पॉडकास्ट ऐसे शुरू करते हैं, आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट इट। और आज फाइनली हम लोग इस चीज़ पे बैठ ही गए हैं और आज काम करने वाले हैं हमारे पहले एपिसोड के साथ। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं किस तरीके से निकल के आता है पूरा का पूरा। और मुझे लगता है कि जो ये हमने स्टार्ट किया है तो ये काफ़ी, इसका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मुझे पता है एक्चुअली क्या लग रहा है कि इसमें बेसिकली हम लोग उन लोगों के सवाल लेंगे जो लोग हमें कमेंट के अंदर अपने सवाल लिखते देते हैं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो सवाल ना बहुत ज़्यादा बेसिक मैं आपसे पूछने वाली हूँ, और मुझे लगता है आपके जवाब जितने खरे होते हैं ना तो लोगों को उसको सुनकर और ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि ये सवाल ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर जाने वाला है। पूछूं मैं अपना सवाल आपसे? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए पूछिए। हाँ, तो सवाल ये है कि किसी ने मुझसे पूछा कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए कि अगर कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट का सहारा लेकर प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है तो लोग फिर एमएलएम कंपनी को क्यों बनाते हैं? आ, नहीं, बड़ा बेसिक सा सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि हर किसी को जो भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है उनका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए जब भी वो प्लान को देखते हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल। जो कंपनी है उसने डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को ही क्यों चुना, और उसने ट्रेडिशनल जो वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्यों नहीं चुना। तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल। दिव्या जी, इसका ना अगर हम अच्छे तरीके से, मैं अगर आपको इसका एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर इसका आंसर आपको देना चाहूँ तो होता क्या है कि लेट सपोज आपने एक प्रोडक्ट बनाया जो एक कोल्ड क्रीम का एग्जांपल ले लेते हैं, अभी ठंड चल रही है और आपने एक कोल्ड क्रीम बनाई जो जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। हाँ, हाँ। और उसमें आपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी सारे के सारे आपने जो है ऑर्गेनिक तरीके से ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किए हैं उसके अंदर। अब होगा क्या कि ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की एक जो मतलब सच्चाई है जो लोगों को नहीं पता, वो ये है कि पूरे इंडिया के 50% से ज्यादा मार्केट शेयर जो है सिर्फ 20 कंपनियों के पास है। तो सिर्फ आप समझिए कि इंडिया जैसा 137 करोड़ लोग हैं हमारे इंडिया में, और यहाँ का एफएमसीजी जो सेक्टर है वो सिर्फ 20 कंपनियों के हाथ में है। 20 कंपनी, अगर हम अपने घर में कोई भी सामान लेके आते हैं तो उसका 50 to 70% जो सामान है उन 20 कंपनियों के से ही मैन्युफैक्चरिंग होके आता है, या उन 20 कंपनियों की ही ब्रांडिंग के नाम से हमारे पास आता है। तो एक छोटा स्टार्टअप, लेट सपोज आपने आज कोल्ड क्रीम बनाई और आप उन 20 कंपनियों से कंपटीशन में जाएंगे अगर आप ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को चूज करते हैं तो, क्योंकि ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और दोनों के अंदर जो है आपको करोड़ों रुपए आपके पास होना चाहिए। अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, अगर आप टीवी एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हैं तो आपके पास करोड़ों रुपए होना चाहिए। और सिर्फ करोड़ों रुपए से मतलब नहीं चलेगा। लेट सपोज आपका 5 करोड़ का बजट है टीवी एडवर्टाइजमेंट चलाने का, और आपके पास अगर 5 ही करोड़ रुपए हैं तब भी आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट की, वहां पे एक तो आपको करोड़ों रुपए चाहिए, साथ ही साथ आप जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सहारा लोगे। आपने बोला कि अब मैं इस पूरे मेरा जो प्रोडक्ट है मैं इसको इंडिया के हर घर तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ टाई अप करना होगा, मास्टर स्टॉकिस्ट के साथ टाई अप करना होगा। जो डिफरेंट स्टेट के मास्टर स्टॉकिस्ट हैं वो वहां पे अलग अलग शहर के जो होलसेलर हैं उन तक वो चीज प्रोवाइड करेंगे, और होलसेलर से वो दुकानदार पे, दुकानदार से कस्टमर पे जाएगा। और ये एक मतलब नॉन फैक्ट है कि आपसे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सारा का सारा जो सामान है, जो मास्टर स्टॉकिस्ट है, वो क्रेडिट पे लेंगे, उधार पे लेंगे। वो बोलेंगे ठीक है जी, हम आपका 5 करोड़ रुपए का हमें सामान दो, पूरे इंडिया की हर दुकान पे पहुंचा देंगे, या 10 करोड़ का दो, या जितना भी, एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल, बट वो करोड़ों रुपए के अंदर ही होगा। तो एक स्टार्टअप को देखो, दो जगह करोड़ों रुपए लगाने हैं आपको, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। एक एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए, दूसरा वही करोड़ों रुपए आपको चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर आपने के पास कम पैसे हैं, अगर आपने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए लगा दिए और डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं लगाए तो आपकी एडवर्टाइजमेंट फेल हो गई, क्योंकि आपकी एडवर्टाइजमेंट तो हर जगह कोई टीवी पे दिख रहा है, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है मार्केट के अंदर। तो एक तो ये बड़ा खतरनाक चीज है। और आपने अगर डिस्ट्रीब्यूशन पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और एडवर्टाइजमेंट पे नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट पिक नहीं होगा, क्योंकि उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। और दुकानदार, आपको पता है कि जो ऑलरेडी जिनकी ऐड आती है, जिनकी डिमांड आगे से चल के आती है, उन्हीं को वो ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो ये सबसे खतरनाक चीज है कि अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो, और आप कितने एडवर्टाइजमेंट कर लोगे? क्या आप उन 20 कंपनियों से compete कर सकते हो जो पूरे के पूरे इंडियन मार्केट का 50 से लेकर 70% तक का जो मार्केट शेयर है उनके पास है? उन 20 कंपनियों के पास आप समझो अरबों रुपए हैं, वो एक दिन का शायद करोड़ों रुपए के एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देते हैं। तो आप किनके साथ compete कर रहे हो ट्रेडिशनल मार्केट में? बड़ी बड़ी एमएनसीज के साथ,
और वहां के लिए भी आपको करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट का चाहिए, एडवर्टाइजमेंट पे लगाया और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे नहीं लगाया तो एडवर्टाइजमेंट फेल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे लगाया एडवर्टाइजमेंट पे नहीं लगाया तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली लॉस जो है वो आपका ही होना है। फिर एक चीज और निकल के आती है दिव्या जी, आपने एक चीज देखो, लोग पता है क्या बोलते हैं, तो ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर दो। अब ई कॉमर्स में भी एक प्रॉब्लम है, स्पेशली क्या होता है कि ई कॉमर्स एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं रहता। आप एक चीज देखिए, अगर मैं लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, नमक बेचता है, कोई कंपनी आई उसने नमक सेल करना है। अब वो नमक को अगर ई कॉमर्स पे उसकी एड लगाती है कि इस यूट्यूबर्स को पकड़ा कि आप ना ये ई कॉमर्स हमारे डायरेक्ट हमारे यहाँ से बाय कर लीजिए, हमारे दुकान नहीं, हम आपको कोरियर कर देंगे। बट 1 केजी नमक जो है उसको कोरियर करने की कॉस्ट जो होगी वो उस नमक से 4 गुना या 5 गुना ज्यादा होगी। तो प्रैक्टिकली एफएमसीजी प्रोडक्ट में इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि हम डायरेक्ट जो ई कॉमर्स वाला वे है उसको हम सेलेक्ट कर पाए, उसके थ्रू हम आगे बढ़ पाए। तो होता है, इसलिए ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। वहां पे आपको अपने इसलिए आपने देखा वो बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप जिनके बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट होते थे बट वो फेल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि आइदर वो एडवर्टाइजमेंट के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते थे, या डिस्ट्रीब्यूशन में उनका उधार इतना हो जाता था कि वो वापस निकालने के चक्कर में बेचारों का बिजनेस बंद हो जाता था। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्टअप्स के लिए सही नहीं है। क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग है वो आप देखो, डायरेक्ट सेलिंग में इन सब चीजों का सॉल्यूशन है। डायरेक्ट सेलिंग में एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती, आपका वैसे करोड़ों रुपए बच गया, क्योंकि यहाँ आपके एडवर्टाइजमेंट आपके कस्टमर करते हैं। और कस्टमर और आपको पता है कि कस्टमर जब अपने, जैसे आपने लेट्स सपोज मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैंने आपको सेल किया और आपको अच्छा लगा, तो आप अपने अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एक देखो ट्रिपल एफ होते हैं जो हम पे सबसे पहले ना विश्वास करते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली और फूल। तो फ्रेंड तो हमारे दोस्त, फैमिली हमारे रिश्तेदार, और फूल वो तो किसी की भी बात में आ जाते हैं। ओके। तो अगर हम देखें कि तो हमारे जो फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल हैं, तो वो हमारी बातों को बहुत ज्यादा वैल्यू, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वैल्यू देते हैं। अब आता क्या है कि और तो इसका मतलब हमारे जो रेफरेंस है या हमारे एक तरीके से हमारे कहने पे जो लोग जो लेते हैं चीजें, उसमें बहुत ताकत होती है। तो इसी ताकत को डायरेक्ट सेलिंग यूज करती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, वहां की एडवर्टाइजमेंट उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर करते हैं, तो वो करोड़ों रुपए बच गया। साथ ही साथ यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्रेडिट की समस्या होती थी वो नहीं होती, क्योंकि हर कंपनी को पैसा प्रोडक्ट का पहले मिल जाता है। तो इसलिए जो स्टार्टअप्स है जिनके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर। तो उन स्टार्टअप्स के लिए मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो डायरेक्ट सेलिंग का बेस्ट रहता है। और साथ ही साथ जो ये है, इसकी जो कॉस्ट, फिर हमारी जो कॉस्ट सेविंग होती है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एंड एडवर्टाइजमेंट के अंदर, वो कस्टमर को ही पास ऑन कर दी जाती है, तो जिसकी वजह से दोनों का लिए विन विन रहता है। ये मेरा मानना है। दिव्या जी, बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है इसके, आपको क्या लगता है? पता है, मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा, आपके ना जितने भी आंसर होते हैं ना बहुत लॉजिकल होते हैं, और किसी भी व्यक्ति को ना लॉजिक के साथ चीज़ों को सुनने में ना उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है जितना मज़ा अभी मुझे ये चीज़ को समझ के आया। एक्चुअली मुझे क्रेडिट सिस्टम के बारे में पहले से पता था, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, लेकिन आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया ना क्रेडिट सिस्टम को कि आप उधारी के अंदर पैसा देते, लेकिन लोग शायद यही सोचते होंगे कि आपको बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है और यू विल बी करोड़पति इन नेक्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स तो तैयार हैं, अब बिकने के लिए तैयार है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्रेडिट सिस्टम पे आपका जितना भी प्रोडक्ट है वो जाता है, अगर वो बिकेगा तभी पैसा आएगा, नहीं तो ठन ठन गोपाल। और एक चीज और है कि वो बिक भी गया ना, तब भी आपका 10 to 20% पैसा वापस नहीं आएगा। ये एक बड़ी खतरनाक चीज है कि आप जब मार्केट में उधार देते हो, तो अगर आपका 100 जगह पे गया है तो 10 से 20 जगह से आपका पैसा वापस नहीं आता है। ये रियलिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए बट रियलिटी है। तो बहुत बार मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है कि उनका सामान है दुकानों पे रखा हुआ है, और वो अपने सामान के लिए 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए के सामान के लिए वो एक साल से फॉलोअप ले रहे हैं, वो दे ही नहीं रहे सामने वाला बंदा पैसा। तो ये भी है, क्रेडिट के साथ ये भी बड़ी समस्या है कि आप जब आप प्रोडक्ट तो दे देते हो, सामने वाला बोलता है कि अरे वाह आ जाओ दे दो जी, बिक जाएगा तो दे देंगे, और बाद में उसका बिक भी जाता है लेकिन उसका कहीं और एक्सपेंस हो जाते हैं, तो वो उस पैसे को भी नहीं निकाल पाते, और आपका सामान क्रेडिट पे जाने के बावजूद भी 10 to 20% आपका पैसा मारा जाता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये क्रेडिट की जो प्रॉब्लम है ना, ये बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है, और इसी की वजह से बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप एक तरीके से ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में फेल हो जाते हैं।
और मैं तो कई बार ये वर्ड भी यूज करता हूँ, इवन अपने बुक में मैंने यूज किया है कि सुसाइड के बराबर है ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन न्यू स्टार्टअप्स के लिए, या फिर जो हाँ, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पैसा। जिनका बहुत अच्छा है, उनके लिए ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके का सुसाइड है, बिकॉज वो वहां पे नहीं कर पाएंगे उन 20 कंपनियों से कम्पीट, जो कि पूरे के पूरे मार्केट के 50 से 70% जो मार्केट है उसके ऊपर जिन्होंने पूरा का पूरा अपना कब्जा कर रखा है। कब्जा किया हुआ है। तो मार्केट की कड़वी सच्चाई आज सबके सामने आ चुकी है कि मार्केट में चलता है क्रेडिट सिस्टम जिसको हर कोई नहीं झेल सकता। राइट। वैसे जैसे आपने बताया ना अभी कि एक तरफ क्रेडिट सिस्टम को आपको मेंटेन करना होता है, दूसरी तरफ आपका अगर आप एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो ये तो इंसाफ के तराजू की तरह हो गया, एक चीज़ थोड़ी ज़्यादा बाहर हो गई तो दूसरी ऊपर चली जाएगी एंड यू विल फेल ऑटोमेटिकली। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल रहेगा अगर ट्रेडिशनल मार्केट में कोई काम करता है तो, राइट। देख हाँ, बहुत ज्यादा मुश्किल है रहेगा ना? अपन। हाँ जी हाँ जी, पता क्या होता है दिव्या जी, कि जो बहुत बड़ी कंपनी है ना, क्या तो हाँ। आप अपनी मार्केटिंग इतनी ज्यादा कर लो, आपने अरबों बहुत। रुपए खर्च कर दिया आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, टीवी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, कि आपका प्रोडक्ट अब लोगों के ना ख्वाबों में बस गया है। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, टाटा नमक हो गया, हाँ, तो इस तरीके की जो चीजें हैं, तो उस केस में क्या है, फिर क्रेडिट की समस्या तब जाके किसी हद तक थोड़ी सी कम हो पाती है कि आप अगर आप एक बहुत बड़ी ब्रांड बन जाते हो तब भी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होती, लेकिन तब भी क्या है कि आप एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मैंने, जैसे अगर मैं आपको बात करूं मैगी की, आपको पता है हाँ। मैगी नूडल जो है वो क्रेडिट पे सामान नहीं देता। क्यों? क्योंकि नहीं, आज वो अपने इतनी बड़ी, लेकिन वो पहले क्रेडिट पे देता था, अब नहीं देता। तो क्रेडिट पे ना ब्रांड देना, वैल्यू है। हाँ, ब्रांड वैल्यू, और वो ब्रांड वैल्यू हाँ। बनाने में ना अरबों रुपए लग जाते हैं, और वो अरबों बिल्कुल, रुपए जो हैं वो हर स्टार्टअप के पास नहीं होते। और नहीं इतनी बड़ी कंपनी के पास भी उसका एक प्रोडक्ट तो ऐसा है जिसको वो रेट टू रेट सेल करी है, या फिर जिसको वो कैश पे सेल करती है, बट बाकी के उसके फिर भी 90% प्रोडक्ट को उसको क्रेडिट पे देना ही पड़ता है। देना तो पड़ता है। ये मुझे लगता है कि शायद आपके जो व्यूअर हैं और हमारे जो व्यूअर हैं उनको आंसर मिल गया होगा इस चीज का, कि क्यों ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जगह डायरेक्ट सेलिंग वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेटर है, और क्यों कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को चूज करती हैं। अच्छा, पता है लोग ये सवाल जो पूछते हैं ना वो कोई प्रोड्यूसर नहीं होते हैं। ऐसे सवाल ना अक्सर कंज्यूमर्स के ही होते हैं कि ये तरीका अच्छा है तो इस तरीक़ों को क्यों नहीं अडॉप्ट करते, या फिर यही तरीका क्यों। भैया तुम्हें सामान ही खरीदना है तो तुम सामान किसी ऐसी जगह से खरीदो ना जहाँ पे तुम्हारा खुद का फ़ायदा होगा। ट्रेडिशनल मार्केट में आप सामान तो लेते हो लेकिन आपको तो कुछ नहीं मिलता उसके बदले। यही चीज़ अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से लेते हो तो इसमें आपका भी तो कमीशन बनता है जो कि बीच के चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कट के आपको मिल जाता है। लेकिन लोगों को ये छोटी सी बात पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती। कितने साल हो गए हैं लोगों को इस चीज़ पर बातें करते हुए, काम करते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी ये सवाल लोग रेज करते हैं कि जब ये तरीका है ही तो फिर दूसरा तरीका क्यों बनाया किसी ने। इसके पीछे ना मेरे को जो थोड़ा सा लगता है ना, अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे लगता है कि एक्चुअल में ना जैसे इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में, जो लोग आए, करोड़ों लोग आए स्टार्टिंग के अंदर, हाँ, या आज भी जो 90% लोग आते हैं, उनको ये टेक्निकल चीजें समझाएंगे, ये बेसिक चीजें उनको समझाई नहीं जाती, क्योंकि उनके लीडर्स को भी ये चीज समझानी नहीं आती, क्योंकि वो लोग भी पिछले 20-25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग का वही रटा रटाया चीजें बोलते रहते हैं। वो लोगों के पास जाके ये चीजें नहीं समझाते कि ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बेटर है, सॉरी, ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे खराब है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट सेलिंग वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे ये मेजर प्लेयर्स जो होते हैं, ये नई कंपनीज को, चाहे उनका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, उनको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस तरीके से अगर समझाया जाता तो कस्टमर जरूर समझते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर आज से पहले और आज भी 90% से ज्यादा जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग प्रमोट हो रही है, वो पता क्या होता है कि उनके पास कभी जाके किसी ने बताया नहीं ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डायरेक्ट सेलिंग वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो डीप नॉलेज है किसी ने शेयर ही नहीं की। वो जाके सीधा पता क्या बोलते रहे, तू करोड़पति, तू करोड़पति, तू करोड़पति, तू करोड़पति। तो उनके लिए ये इंडस्ट्री जो थी ना वो इस तरीके से दिखाया गया कि तुम भी करोड़पति, तुम भी करोड़पति। हाँ, तो उनको कभी समझ में ही नहीं आया। देखो, किसी ने समझाया ही नहीं तो उनको कभी समझ में नहीं आया, इसलिए वो इस इंडस्ट्री के बारे में ये बेसिक सी चीज भी नहीं समझ पाए, क्योंकि ये बेसिक सी चीज भी हमारी इंडस्ट्री लोगों तक नहीं समझा पाई। आज भी इस इंडस्ट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली 90% से ज्यादा जो जिस तरीके से काम किया जाता है वो प्योर एंड प्योर एंड प्योर एंड प्योर सेंसलेस, बेसलेस मोटिवेशन के ऊपर किया जाता है। और इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं एजुकेशन और मोटिवेशन या एजुकेशनल कंटेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का, क्योंकि अगर हम एजुकेशनल मतलब एजुकेटेड वे में अगर हम लोगों को समझाएं ना
ना, तो मुझे लगता है दिव्या जी की मतलब डायरेक्ट सेलिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी को बहुत नहीं। इजी तरीके से समझा सकते हो। कोई भी इंसान जो है, Exactly. आप उसको 2 to 3 डेज के अंदर पूरा का पूरा बेसिक क्लियर आप करा सकते हो। और ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 से 3 दिन भी, अगर वो एक दिन में 2 से 3 घंटे अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हाँ। बहुत है, मोर देन इनफ है अच्छे से समझाने के लिए। क्योंकि बेसिक क्लियर कर दो, अगर बेसिक क्लियर है तो सब क्लियर है। और अगर बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो वो जिंदगी भर वही नाल जो होते हैं ना, घोड़े की तरह नाल बांध के और चलता रहेगा ना। और उसको हमेशा जिस दिन नाल खुलेगी उसको समझ में आएगा, अरे इतना कुछ था मेरे आसपास, वो कहाँ चला, मैंने तो देखा ही नहीं कभी। तो ये भी एक चीज है। आपने शायद गलत वर्ड यूज कर दिया। घोड़े की नाल अलग होती है, घोड़े की आंख के इधर एक पर्दा ऐसे लगा दिया जाता है ताकि वो इधर उधर ना देख सके। घोड़े की नाल इज द डिफरेंट थिंग। अच्छा, वो दूसरी चीज होती है शायद, सॉरी। हाँ, वो अलग होती है। मुझे लगता था मेरी इंग्लिश खराब है, मेरी हिंदी भी खराब हो गई है। नहीं, हिंदी खराब नहीं हुई है, सिर्फ शब्दों का चयन गलत हुआ था। बाकी ये- आपने तरीका जो समझाया ना, मेरे को समझ में आ गया, तो आई नो सबको समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, तो आज का हमारा ये एपिसोड हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं ना। क्योंकि वैसे अगर अभी हम बात करने पे आए ना, तो हम आधा घंटा और बैठकर इस चीज़ पर बात कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया कि बहुत से लोग ये ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग के जो बीच के मेन डिफरेंस के बारे में नहीं बताते हैं। लेकिन आपको बताऊं, मैं 2017 से वीडियोस बना रही हूँ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। और मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने बात की थी दैट व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज़ बेटर देन अ जॉब, उसके अंदर मैंने इस मेन डिफरेंस को बताया था कि जब आप नौकरी करते हैं तो आप 9 to 5 बंध जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास फ्रीडम होती है। आई सॉर्ट आउट द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द थिंग्स। लेकिन वही ट्रेडिशनल चेन और डायरेक्ट सेलिंग में आप किस तरीके से काम करते हैं, लोगों को आज तक शायद वो समझ नहीं आया। नहीं, उसके लिए आपका चैनल है, हमारा चैनल है, हम काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अरे। और आगे भी करते रहेंगे। इवन मैंने भी अभी एक बिल्कुल। नई सीरीज स्टार्ट की है, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक्स करके, उसके 5 एपिसोड आ हाँ, रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो मैंने अपने आप में देखी। कंप्लीट एक कोर्स है कि वो Yes, लोगों को exact. मतलब उसके बाद आपने अगर सिर्फ उस पूरी की पूरी सीरीज को, जो मुझे लगता है कि किसी ने वो पूरी सीरीज भी देख लिया, तो एक 20 साल के बच्चे ने अगर वो पूरी सीरीज देख ली, तो एक 20 साल के एक्सपीरियंस नेटवर्क कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, तो वो उनके बराबर ही आ जाएंगे। और उनको भी वो, क्योंकि 90% से ज्यादा चांस है कि जो लोग 20-20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको भी नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है, बट ये रियलिटी है। तो अगर एक एजुकेटेड 20 साल का बच्चा जो है वो उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। और ये मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत बार होते हुए देखा है, और आपने भी देखा होगा। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी का आप और हम मिलकर प्रयास हमेशा करते रहेंगे। यस, will work for education over motivation. तो चलिए फिर जल्द दोबारा मिलते हैं एक ऐसी मीटिंग में। ठीक है सर, तो बाय बाय, गुड नाइट। ओके, बहुत देर हो गई आज। बाय। ओके, बाय।